छात्रों, इससे पूर्व की कक्षा में सामाजिक परिवर्तन के ऊपर चर्चा हुई। अब इसको विस्तार रूप से आगे बढ़ाते हुए सामाजिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर, इस विषय पर चर्चा होगी। सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एक भाग है। सांस्कृतिक परिवर्तन की अवधारणा सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा से व्यापक है और सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र सीमित होता है। वहीं दूसरे रूप में यह बतलाया गया कि सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत केवल सामाजिक संगठन ढांचे में होने वाले परिवर्तन ही नहीं सम्मिलित है, वरन वे सभी परिवर्तन भी सम्मिलित है जो कला में, कानून में, नैतिकता, प्रथा, परंपरा, विज्ञान तथा दर्शन में होते। तीसरे रूप में मैकाइवर एवं पेज ने बताया है कि सामाजिक संबंधों में किसी भी परिवर्तन का अर्थ सामाजिक परिवर्तन से है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत कला, साहित्य, धर्म आदि विषयों में वाले परिवर्तन सम्मिलित है। चौथे रूप में यह भी बतलाया गया कि सामाजिक परिवर्तन की गति सांस्कृतिक परिवर्तन की तुलना में तेज होती है, क्योंकि नए अधिकारों के फलस्वरूप सामाजिक संबंध तेजी से बदल सकते हैं, जबकि धर्म, प्रथा, परंपरा, मनोवृत्तियाँ, आदर्श, मूल्य आदि में परिवर्तन धीमी गति से होता है। अब सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान के विषय पर चर्चा करते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमानों का उल्लेख किया है। प्रथम प्रतिमान या रेखीय प्रतिमान, यह एक ऐसा परिवर्तन होता है जो हमेशा निरंतर एक दिशा में आगे ही बढ़ता रहता है और इस प्रकार के प्रतिमान कभी भी हमारे सामने एकाएक प्रकट हो जाते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी परिवर्तन तथा वैज्ञानिक उन्नति आदि। द्वितीय प्रतिमान अथवा उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन अथवा तरंगीय परिवर्तन, जैसे आर्थिक क्रिया तथा जनसंख्या के क्षेत्र में परिवर्तन आता है। तृतीय प्रतिमान अर्थात चक्रीय परिवर्तन, इस प्रतिमान में परिवर्तन का एक चक्र चलता है, जैसे ऋतु संबंधी चक्र चलते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन में फैशन, सांस्कृतिक आंदोलन, अलंकरण, नियंत्रण तथा स्वतंत्रता आदि सम्मिलित हैं। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के मुख्यतः 2 सिद्धांत हैं। पहला, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। समर्थक के रूप में सोरोकिन, पेरेटो, टाइनवी, स्पेंगलर। इस सिद्धांत के अनुसार समाज का परिवर्तन एक चक्र की भांति होता है, जिसमें एक के बाद दूसरी, तीसरी और इसी प्रकार अन्य अवस्थाओं के बाद फिर वही चक्र दोहराया जाता है। अर्थात हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं, घूमकर फिर वहीं पहुंच जाते हैं। दूसरे रूप से ओसवाल्ड स्पेंगलर का सिद्धांत। जर्मन विद्वान स्पेंगलर ने अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट 1918 में जिन्होंने प्रकाशित करवाया था, 8 बड़ी सभ्यताओं का अध्ययन करके बताया कि सामाजिक परिवर्तन का एक चक्र चलता है। हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं फिर वहीं लौटकर आ जाते हैं। जिस प्रकार मानव शरीर का जन्म होता है, जिस प्रकार मानव शरीर का जन्म विकास होता है और फिर वह मृत हो जाता है। स्पेंगलर ने संस्कृति और सभ्यता की तुलना
सावयव या शरीर से की है। इसके अनुसार पाश्चात्य सभ्यता का पतन आरंभ हो गया। जर्मन संस्कृति के बारे में प्रकट किए गए उनके विचार सत्य प्रतीत होते हैं। स्पेंगलर के सिद्धांत को प्रारंभ और अंत का सिद्धांत कहा जाता है। इसके आलोचक के रूप में भी कई विद्वान हुए। आलोचक इनके सिद्धांत को निराशावादी सिद्धांत कहते हैं। अर्नोल्ड टाइनवी का सिद्धांत। अब इसके आगे अर्नोल्ड टाइनवी का सिद्धांत है। टाइनवी ने अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में चुनौती तथा प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया है और उन्होंने बताया है कि प्रत्येक सभ्यता को प्रकृति एवं मानव द्वारा चुनौती दी जाती है। जो सभ्यताएं इसका प्रत्युत्तर निर्माण के रूप में देती है वह जीवित रहती है, शेष नष्ट हो जाती है। टाइनवी ने विश्व की 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया और कहा कि प्रत्येक समाज निर्माण एवं विनाश, संगठन एवं विघटन के दौर से गुजरता है। उन्होंने कहा कि सिंधु व नील नदियों की घाटियों में लोगों ने चुनौती का प्रत्युत्तर दिया, इसलिए वहाँ सभ्यताएं पनपी, परंतु गंगा वोल्गा नदी के लोगों ने प्रत्युत्तर नहीं दिया, इसलिए वहाँ सभ्यताएं नहीं पनपी। आगे श्रोकिन ने सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत या उतार चढ़ाव का सिद्धांत। श्रोकिन ने अपना यह सिद्धांत अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स में प्रस्तुत किया है। श्रोकिन ने परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के स्पेंगलर के विचारों का विरोध किया है और बताया है कि परिवर्तन चक्र में न होकर एक झूले के समान होता है। श्रोकिन ने सामाजिक परिवर्तन को केवल उतार चढ़ाव की प्रक्रिया माना है। श्रोकिन ने समाज में परिवर्तन के लिए 3 संस्कृतियों का योगदान माना है। पहला, चेतनात्मक संस्कृति, संवेगात्मक संस्कृति। दूसरा, भावनात्मक संस्कृति, काल्पनिक संस्कृति। तीसरा, आदर्शात्मक संस्कृति। चेतनात्मक संस्कृति का संबंध उन सभी समूहों से है जो हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं। इसमें सभी भौतिक वस्तुएं, आविष्कार तथा विकास से संबंधित पदार्थों का समावेश होता है और यह संस्कृति पूर्णतः भौतिकवादी संस्कृति होती है। इसलिए इस संस्कृति को खाओ पियो मौज करो वाली संस्कृति भी कहा जाता है। इसके आगे भावनात्मक संस्कृति। भावनात्मक संस्कृति इसके पूर्णतः विपरीत होती है। इस संस्कृति की प्रत्येक स्थिति में ईश्वरीय न्याय, नैतिक मूल्य, आत्मा संबंधी विश्वासों और कर्तव्यों का महत्व होता है। वहीं तीसरे रूप से आदर्शात्मक संस्कृति। आदर्शात्मक संस्कृति यह ऊपर वर्णित होता है, यह ऊपर वर्णित दोनों संस्कृतियों के बीच की होती है, जो व्यक्तिगत लाभ के साथ ही मानवीय मूल्य को भी महत्व देती है। अब इसके आगे पेरेटो का सिद्धांत। पेरेटो ने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन के अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया है। पेरेटो का विचार है कि प्रत्येक समाज की संरचना का ऊपरी भाग अभिजात वर्ग या उच्च वर्ग का होता है, जबकि सबसे नीचे के पायदान पर रहने वाले वर्ग को निम्न वर्ग कहा जा सकता है। प्रारंभ में व्यक्ति अपने गुणों की कुशलता के आधार पर अभिजात वर्ग की सदस्यता प्राप्त कर लेता है, लेकिन अभिजात वर्ग का सदस्य बन जाने के बाद वह धीरे धीरे भ्रष्ट बन जाता है, जिसके कारण उसकी कार्य कुशलता और योग्यता में कमी होने लगती है और वह धीरे धीरे निम्न वर्ग की ओर बढ़ने लगता है। इन खाली स्थानों को भरने के लिए निम्न वर्ग के सदस्य ऊपर की ओर आने लगते हैं और वही व्यक्ति ऊपर आते हैं जो बुद्धिमान, साहसी एवं कुशल होते हैं। इस प्रकार विभिन्न वर्गों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होते
रहने के कारण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर क्रियाशील रहती है। परिवर्तन की इस स्थिति को पेरेटो ने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण कहा। पेरेटो के अनुसार यह चक्रीय परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक, आदर्शात्मक आदि सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पेरेटो के अनुसार राजनीतिक क्षेत्र में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला शेर जिसको इंग्लिश में लाइन कहा गया है, और दूसरा लोमड़ी जिसको फॉक्स कहा गया है। वहीं आर्थिक क्षेत्र में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहले रूप से निश्चित आय वाले और दूसरे अनिश्चित आय वाले, जिसको हम रिस्की भी कहते हैं। आदर्शात्मक क्षेत्र में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला विश्वासवादी और दूसरा अविश्वासवादी। अभिजात वर्ग के विभिन्न नाम इस प्रकार है। पेरेटो ने अभिजात वर्ग को शासक वर्ग कहा है। वाटोमोर ने अभिजात वर्ग को प्रकार्यात्मक व्यावसायिक समूह कहा है। टाइनवी ने अभिजात वर्ग को बौद्धिक दृष्टि से श्रेष्ठ लोगों का समूह कहा है। फेयरचाइल्ड ने अभिजात वर्ग को अल्पसंख्यक समूह कहा है। वहीं वेबलर ने अभिजात वर्ग को विलासी वर्ग कहा है। अब इसके आगे सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के विपरीत रेखीय सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक परिवर्तन एक पूर्व निर्धारित रूप में होता है अथवा उनकी गति एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ने की होती है। इस सिद्धांत के समर्थक ऑगस्ट कॉम्टे, स्पेंसर, मार्क्स, वेबलन, हाउहाउस आदि हैं। यह सिद्धांत उद्विकासवादी से प्रभावित है। कॉम्टे का सिद्धांत। कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन को मानव के बौद्धिक विकास तथा सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तर माने हैं। पहला धार्मिक स्तर, दूसरा तात्विक स्तर या अमूर्त स्तर, तीसरे रूप से वैज्ञानिक, बौद्धिक या तर्क वितर्क वाला स्तर। प्राकृतिक सामाजिक प्रवरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत का आशय यह है कि प्रकृति योग्य व्यक्तियों को जीवित रहने के लिए छोड़ देती है और दुर्बल प्राणियों का विलय कर लेती है, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। प्राकृतिक वर्ण की यह प्रक्रिया समाज में अपने आप संचालित होने लगती है। इसका तात्पर्य यह है कि अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष में केवल वही व्यक्ति जीवित रह पाता है जो अधिक कुशल और शक्तिशाली होता है। इसके आगे कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, जिसको हम द्वंद्वात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मार्क्स ने उत्पादन की विधियों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन को एक रेखीय क्रम में स्पष्ट किया है। इसलिए मार्क्स के सिद्धांत को परिवर्तन की प्रविधि का सिद्धांत भी कहा जाता है। उत्पादन प्रणाली। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण आर्थिक प्रणाली अथवा उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रणाली समाज की प्रकृति को निर्धारित करती है। उत्पादन प्रणाली के स्वरूप में जैसे ही परिवर्तन आता है, वैसे ही समाज की वर्ग संरचना भी परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार नई व्यवस्था का उद्भव होता है। उत्पादन संबंध। मार्क्स के अनुसार मनुष्य अपने जीवन अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उत्पादन करता है और यह उत्पादन कई छोटे छोटे यंत्रों के माध्यम से होता है, जिसको प्रौद्योगिक घटक कहा जाता है और इसी को उत्पादन शक्ति के नाम से जाना जाता है। यह उत्पादन शक्ति
प्रौद्योगिकी, कच्चा माल तथा वैज्ञानिक ज्ञान को उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता है से मिलकर बनी होती है। उत्पादन के दौरान मनुष्य जो संबंध स्थापित करता है उसे उत्पादन संबंध कहा जाता है। आर्थिक संरचना उत्पादन के संबंधों और उत्पादन की शक्तियों के योग यानी कि जोड़ से समाज की आर्थिक संरचना अर्थात अधोसंरचना सब स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जो समाज की वास्तविक नींव होती है। इसी पर समाज की अन्य संस्थाएं या संरचनाएं जिसे अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है आधारित होती है। यही आर्थिक संरचना सामाजिक संरचना की चेतना का रूप निर्धारित करती है। जिस प्रकार का आर्थिक ढांचा किसी समाज में होगा उसी के अनुरूप उस समय में धर्म, न्याय, राजनीति एवं सामाजिक दर्शन होगा। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार समाज की आर्थिक संरचना में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। उत्पादन संबंध हमेशा उत्पादन शक्तियों के अनुरूप ही होता है। अतः जब उत्पादन शक्तियों में परिवर्तन आता है तो उसके फलस्वरूप उत्पादन संबंधों में भी परिवर्तन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता है। अब इसके आगे वेवलन का सिद्धांत, इस विषय पर चर्चा करेंगे। वेवलन के सिद्धांत को प्रौद्योगिक निर्णयवाद कहा जाता है। उन्होंने प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन हेतु उत्तरदायी माना है। वेवलन ने दो प्रकार की मानवीय विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, स्थिर विशेषताएं जिनका संबंध मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों व प्रेरणाओं से होता है, जिनमें बहुत ही कम परिवर्तन होता है। वहीं दूसरा, परिवर्तनशील विशेषताएं जैसे आदत, विचार, मनोवृत्तियां आदि। वेवलन की मान्यता है कि मनुष्य की आदतें, विचार तथा मनोवृत्तियां पूर्णतः भौतिक पर्यावरण अर्थात प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आता है तो मनुष्य की आदत एवं विचारों में भी परिवर्तन आ जाता है। ये परिवर्तन सामाजिक संबंधों एवं संस्थाओं को प्रभावित करते हैं, जिससे अंततः सामाजिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है। वेवलन को प्रौद्योगिकी निश्चयवादी कहा जाता है। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या में प्रौद्योगिकी को एक अप्रत्यक्ष कारण माना है, जबकि वेवलन एवं टर्नर ने प्रत्यक्ष कारण माना है। वेवलन का कथन है कि मनुष्य जैसा करता है वैसा बन जाता है। सामाजिक परिवर्तन के अन्य सिद्धांत भी हैं, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि समाज में खाद्य पदार्थों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होती है। जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय प्रकार अर्थात 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार से दोगुने रूप से क्रम में होती है, जबकि खाद्य पदार्थों में वृद्धि अंकगणितीय प्रकार 1, 2, 3, 4, 5 आदि के क्रम में होती है। माल्थस के अनुसार किसी भी देश की जनसंख्या 25 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। सैडलर के सिद्धांत के अनुसार सैडलर ने जनसंख्या का संबंध मानव की सुख समृद्धि एवं पारस्परिक संबंधों से जोड़ा है। उनके अनुसार मानव के विकास के साथ साथ उनकी संतान की उत्पत्ति की क्षमता में ह्रास होता चला जाता है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन घटित होता है। वहीं थॉमस का सिद्धांत यह कह रहा है कि थॉमस ने विभिन्न संस्कृतियों
के मिश्रण एवं सात्वीकरण को सामाजिक परिवर्तन हेतु उत्तरदायी माना है। वहीं ऑगबर्न का सिद्धांत, ऑगबर्न ने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में संस्कृति को भौतिक और अभौतिक दो भागों में बांटा है। अब सिद्धांत के बाद सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं अथवा ढंग, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ प्रक्रिया है। यह अच्छाई व बुराई को प्रकट नहीं करती। जब हम इसमें दिशा का क्रम, सामाजिक मूल्य, गुण एवं मात्रा आदि का समावेश करते हैं तो परिवर्तन की अनेक प्रक्रिया हों, जैसे प्रक्रिया उद्विकास, वृद्धि, अनुकूलन, विकास, प्रगति, अवनति, क्रांति आदि का बोध होता है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, जब परिवर्तन में निरंतरता का भाव शामिल हो तो हम उसे प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार प्रक्रिया में परिवर्तन का एक निश्चित क्रम होता है जिसके द्वारा एक अवस्था दूसरी अवस्था में विलीन हो जाती है। यह प्रक्रिया समायोजन एवं विघटनकारी दोनों प्रकार की होती है। जैसे जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति इंटर से स्नातक में पहुंचता है तो इंटर के सभी गुण स्नातक में विलीन हो जाते हैं। उद्विकास की विशेषताएं, उद्विकास की विशेषताएं, इसमें नंबर 1, उद्विकास सदैव सरलता से जटिलता की ओर होता है। नंबर 2, उद्विकास निरंतर एवं धीमी गति से परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। नंबर 3, उद्विकास विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है। नंबर 4, उद्विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नंबर 5, उद्विकास एक दिशा में होने वाला परिवर्तन है लेकिन यह दिशा पहले से निश्चित नहीं होती। नंबर 6, उद्विकास वस्तु की आंतरिक वृद्धि के कारण होता है। नंबर 7, उद्विकास के दौरान वस्तु अथवा समाज में गुणात्मक परिवर्तन होता है न कि परिमाणात्मक। नंबर 8, उद्विकास एक मूल्य रहित प्रक्रिया है। इसका अच्छाई बुराई से कोई लेना देना नहीं है। नंबर 9, उद्विकास कुछ निश्चित चरणों एवं क्रम में होने वाला परिवर्तन है, जैसे शिशु से किशोर, किशोर से युवा और युवा से वृद्ध की अवस्था में जाते हैं। नंबर 10, उद्विकास के चरणों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। सामाजिक परिवर्तन का उद्विकास, जब परिवर्तन एक निश्चित दिशा में निरंतर हो तथा उसके रचना तथा गुणों में भी परिवर्तन हो तो हम उसे उद्विकास कहते हैं। उद्विकास में किसी वस्तु के आंतरिक गुणों में होने वाले परिवर्तन ही शामिल होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन, रचना में परिवर्तन, निरंतरता, दिशा, उद्विकास। इस प्रकार से एक वे बना हुआ है कि गुणात्मक परिवर्तन, रचना में परिवर्तन, निरंतरता, दिशा, उद्विकास। मॉर्गन ने उद्विकास के 3 चरण बताए हैं। पहला असभ्य, दूसरा बर्बर और तीसरा सभ्य। ऑगबर्न ने 4 कारक बताए हैं। पहला आविष्कार, दूसरा संचय, तीसरा प्रसार, चौथा सामंजस्य। उद्विकास के स्वरूप, उद्विकासवादियों ने उद्विकास के 3 प्रमुख स्वरूपों का उल्लेख किया है। पहला समरेखीय उद्विकास, इसके समर्थक कॉम्टे, मॉर्गन, बैकोफन, टाइलर, हैडन, लेवरी डहल आदि प्रमुख हैं। दूसरा है बहुरेखीय उद्विकास,
बहुरेखीय उद्विकास। इसके समर्थक जूलियन स्टीवर्ड हैं। इस प्रकार के उद्विकासवादियों का मानना है कि उद्विकास कोई एक क्रम में न होकर अनेक क्रम में होते हैं। वहीं तीसरा है चक्रीय या पैराबोलिक उद्विकास। इसके समर्थक लेस्ले व्हाइट हैं। इस सिद्धांत पर विश्वास नवविकासवादी भी करते हैं। यह लोग कहते हैं कि परिवर्तन होता है पर चक्र की भांति नहीं, बल्कि यह झूले की भांति होता है। वृद्धि। जब किसी वस्तु में परिमाणात्मक परिवर्तन होता है तब हम उसे वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार वृद्धि में भी परिवर्तन की दिशा स्पष्ट होती है। वृद्धि आकार में होने वाले परिवर्तन की सूचित करता है। प्यारे छात्रों, अभी इस कक्षा में सामाजिक परिवर्तन एवं उनके कई तथ्यों के ऊपर चर्चाएं हुई है। विशेष रूप से आप लोगों से कहना है कि इस कक्षा का गहन रूप से अध्ययन करें एवं अपने बौद्धिक विकास को बढ़ाने का काम करें, और साथ ही सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से समाज में होता है, इस परिवर्तन के ऊपर भी प्रैक्टिकली समाज के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उसे अनुभव करने का भी आप लोग प्रयास करें, कोशिश करें, और परिवर्तन के दशा को समझने का प्रयास करें। यही कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।